Hello friends, welcome back to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn CTET and TET English Pedagogy. This is part 2. सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 को देख लें. हमने पिछली बार सब स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग क्या इंक्लूड करता है वो देखा था. अब हम 15 पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. रीडिंग के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लाउड रीडिंग एंड सेकंड इज़ साइलेंट रीडिंग. नाउ दोनों भी जो रीडिंग के टाइप्स हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स हैं. जैसे कि लाउड रीडिंग करते हैं जब बच्चे, तो लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है. एंड उसके साथ साथ में लाउड रीडिंग जो होता है, हम शॉर्ट टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं. यानी कि अगर हम चाहें कि कोई बच्चा या हम ही किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ज़ोर ज़ोर से पढ़े तो हम पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते एक साथ में. हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो हम शॉर्ट टेक्स्ट को हेल्पफुली काफ़ी अच्छे से लाउड रीडिंग कर सकते हैं. साथ साथ में बच्चों का प्रोनाउंसिएशन और हमारा भी प्रोनाउंसिएशन उससे इम्प्रूव होता है. क्योंकि हम जब ज़ोर से पढ़ते हैं, जब पूरी क्लास सुनती है, सारे बच्चे सुनते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं. ऑन द अदर साइड साइलेंट रीडिंग जो होता है उससे स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है. क्योंकि जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रोनाउंसिएशन की तरफ होता है, ज़ोर से पढ़ने की तरफ होता है. बट जब हम साइलेंटली पढ़ते हैं, यानी कि जिसे हम कॉमन हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हैं मन में पढ़ना, तो उससे हम ज़्यादा स्पीड से पढ़ सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं. तब हम उन पर्टिकुलर वर्ड्स को डीपली मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड साइलेंट रीडिंग जो होता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं जाती है आवाज़ में, चिल्लाने में, तो ये लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ने के लिए, यानी कि बड़ा आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर आपको समझना है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है. डिक्टेशन. अब जैसा कि जब इंग्लिश आप पढ़ाते हैं या आपने भी जब पढ़ा होगा तो आपने गौर किया होगा कि टीचर्स जो हैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स देते हैं. डिक्टेशन यानी कि स्पेलिंग्स को याद रखना. तो स्पेलिंग्स याद रखने से क्या होता है कि आप काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो आंसर्स को लिखते हैं तो सारा आंसर उन्हें आते रहता है, लेकिन वो कर देते हैं उस आंसर में 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक. अब उसकी वजह से उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को डिक्टेशन टेस्ट दें. एंड डिक्टेशन से क्या होता है कि बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स में उनका इंग्लिश, उनके स्पेलिंग्स इम्प्रूव होता है. क्योंकि कॉमनली उनका जो लैंग्वेज ऑफ आंसर होता है सारे सब्जेक्ट्स का, लैंग्वेजेस को छोड़ करके, यानी कि नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को छोड़ करके सारे आंसरिंग का लैंग्वेज उनका इंग्लिश ही होता है. तो जब हम अपने लैंग्वेज पे, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे काम करेंगे, उनको डिक्टेशन वर्ड्स देंगे, डिक्टेशन टेस्ट लेंगे, तो वो उसके साथ साथ में नए स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे और इम्प्रूव हो जाएगा. अप्लाई अ रूल और पैटर्न इन अ सिचुएशन वेयर इट डजंट अप्लाई. इंटेंसिव रीडिंग. अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? तो इंटेंसिव रीडिंग का पर्पस होता है कि हम स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ में उसको पढ़ सकें. यानी कि कई बार आपने इंग्लिश में जब हम पोएम्स पढ़ते हैं स्पेशली, तो पोएम्स में इंटेंसिव रीडिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है. क्योंकि जैसे पोइट्रीज जो होते हैं उसमें वर्ड्स बहुत कम होते हैं, फ्रेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेंटेंसेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप होता है. तो वहाँ पर उस मेथड को कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग, जहाँ पर हम डिटेल्स को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके रीडिंग करते हैं. एंड इंटेंसिव रीडिंग क्लास रूम में पॉसिबल है, बिकॉज जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम अपने बच्चों का भी जो फीडबैक आता है, बच्चों के भी जो ओपिनियंस हैं, उसको ले करके उसमें और भी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं. इंटेंसिव का अपोजिट हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग. अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि उसमें हम किसी तरीके के स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, रीडिंग करने के लिए पढ़ते हैं. एंड ये आउटसाइड द क्लासरूम मोस्ट ऑफ केसेस होता है. जैसे कि बच्चे जो है नॉवेल्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, वो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए होता है और वो क्लासरूम के बाहर ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम. स्लाइट वर्ड्स. अब स्लाइट वर्ड्स क्या होता है? स्लाइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आर रीडिंग एंड राइटिंग. तो रीड और राइट करते टाइम जो वर्ड फ्रिक्वेंटली, यानी कि ज़्यादातर तौर पे यूज़ होते हैं, वैसे वर्ड्स को स्लाइट वर्ड्स कहते हैं. जैसे कि लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट, आर, इज़, एम, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपको हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिलेगा ही. तो ऐसे वर्ड्स को हम स्लाइट वर्ड कहते हैं.
स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो जैसा आप किसी पर्टिकुलर पैसेज में जब आंसर ढूंढते हैं तो हम पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने नज़रों को उन वर्ड्स की तरफ दौड़ाते हैं और जो स्पेसिफिक आंसर हमें चाहिए होता है उसका कीवर्ड हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमें कीवर्ड मिल जाता है तब हम आंसर को वहाँ से पिक आउट करते हैं, उसे कहते हैं स्कैनिंग। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं स्पेसिफिक चीज़, तो हम सारा चीज़ तो पढ़ते हैं बट ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, हम जस्ट उस कीवर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। स्कैनिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स। तो किसी पर्टिकुलर डिटेल को फाइंड आउट करने के लिए हम रैपिड रीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो डिक्शनरी में से किसी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हम नज़रें दौड़ाते जाते हैं और हमें जब वहाँ से वो वर्ड मिल जाता है तब हम उसकी तरफ इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है हम रीड करते हैं इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को समराइज़ करने के लिए, जनरली उसे बस देखने के लिए हम स्कीमिंग करते हैं उसको। लेक्सिकल वर्ड्स। अब लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं जैसे कि कंटेंट वर्ड, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसका खुद का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, और ऐसे वर्ड को हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेक्सिकल वर्ड होता है। यानी कि ये देखिए, वाटर ये ऑब्जेक्ट है, किड नाउन है, स्कूल प्लेस है, नाउन है। तो इन सब का इंडिपेंडेंट मीनिंग क्रिएट हो सकता है लेक्सिकल वर्ड से ही है। अब आप जैसे आप एडजेक्टिव्स को देखोगे, आप वर्ब को देखोगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, तो उनको हम लेक्सिकल वर्ड्स नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कोई खुद का मीनिंग नहीं क्रिएट होता है। नेक्स्ट है मिनिमल पेयर्स। तो मिनिमल पेयर्स यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स दैट सेम एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रास्टिंग लेटर। जैसे कि आप यहाँ देखिए टेक, तो टेक ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड दिख रहा है, इसमें सिर्फ के और पी का डिफरेंस है। टीम, डीम, अगेन जो इसका साउंड है ऑलमोस्ट सेम है, बस हम टी और डी का साउंड की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसे वर्ड्स मिनिमल पेयर होते हैं एंड इससे हम छोटे बच्चों को मिनिमल वर्ड्स को सिखाते हैं ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को। तो जब हम रीडिंग करते हैं उस टाइम पे हमारे पास इंटोनेशन पैटर्न होना, इंटोनेशन पैटर्न्स को, इंटोनेशन पिच को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर आप किसी तरीके के ड्रामा को पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे जो सीरियस बातें होती हैं उसे आप थोड़ा डीप वॉइस में पढ़ते हैं, जो थोड़ी कॉमिकल बातें होती है उसे थोड़ा हम मजाकिया टोन में पढ़ते हैं। तो उस टोन की वजह से भी बच्चों के अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में उनके। तो इंटोनेशन बेसिकली होता क्या है? वेरिएशन होता है इन द टोन और पिच, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रीडिंग हम टोन को और पिच को चेंज करते हैं। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स राइज एंड फॉल इन दी वॉइस ऑल्सो। कई बार आवाज़ को ऊंची करके पढ़नी होती है, कई बार आवाज़ को हम नीचे भी करके पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप खुद स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें अगर कोई आपको ड्रामा पढ़ाया जा रहा है जिसमें कोई सैड मोमेंट आया है तो उनके जो बोलने का टोन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इवन आप मूवीज़ को देखिए, मूवीज़ में जब एक्टर एक्ट्रेस डायलॉग को डिलीवर करते हैं तो इंटोनेशन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, अपने आवाज़ के चढ़ाव उतार को यूज़ करते हैं। साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कौन से होते हैं? तो पहला तो आता है साउंड नॉर्मल, फिर उसके बाद में हमारे पास टोटल 44 साउंड्स हैं। इन 44 साउंड में 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। 26 लेटर्स है ए से लेकर जेड तक का। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड जो है वो 20 है और वॉवेल्स हैं 5। अब वॉवेल साउंड क्या है? तो जिसमें वॉवेल्स के इसके 5 वॉवेल्स से जो हम साउंड क्रिएट करते हैं उसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं। वो 20 है हमारे पास टोटल, और कॉन्सोनेंट साउंड्स 26 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 20, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 26, यानी जितने लेटर्स हैं उतने हमारे पास साउंड्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
डिप्टोंग्स, डिप्टोंग्स होते हैं अ साउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वॉवेल्स इन अ सिंगल स्लैब in which the sound begins as one vowel and move towards another। जैसा कि यहाँ पर दो वॉवेल्स को यूज़ करके आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर ओ यू, ओ आई, आई ई, सो ऐसे दो वॉवेल्स को यूज़ कर करके एक वर्ड को बनाया जाता है और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आर्टिकुलेशन, articulation is any vocal organ that takes part in the production of sound, speech, sound। तो हमारा जो वोकल ऑर्गन है जैसे हमारे नाक, गला, टंग, ये सारे हम ऑर्गन्स को यूज़ करके साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कुछ ग्रामर्स के बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, फिनोमेना है, जैसे कि सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर। एंड सेंटेक्स के जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये नॉर्मल हमारा सेंटेंस है, इसके स्टडी को हम सेंटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। ये होता है स्टडी ऑफ मीनिंग और सेंस, जो कि पोएम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो यहाँ पर सेमेटिकल एरर है। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होते हैं। जैसा कि आप अगर जब फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच में एक फिगर ऑफ स्पीच आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कुछ साउंड्स को हम सिर्फ नोटिस करते हैं, तो कुछ उसी तरीके से छोटे छोटे जो साउंड्स होते हैं, जिन वर्ड से छोटे साउंड्स क्रिएट होते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग। नेक्स्ट इज मॉर्फमी। ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वर्ड्स की मीनिंग। नेक्स्ट जो हम पॉइंट स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं होमोग्राफ। एंड होमोग्राफ के वजह से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी और हमारे अंदर भी कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है। होमोग्राफ होता क्या है? होमोग्राफ आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन कहता है, होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज द अनदर बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है लीड, लीड। अब दोनों का स्पेलिंग इज सेम, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट देयर मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट इज होमोफोन। तो होमोफोन जो होता है उसमें वर्ड को सेम तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। वेरल्स होमोग्राफ जो होता है, होमोग्राफ में वर्ड का स्पेलिंग भी सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। वेरल्स होमोफोन में प्रोनाउंसिएशंस ही सिर्फ सेम होता है, उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उसका मीनिंग भी अलग होता है। जैसे कि टू और टू, तो एक टू हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं और एक टू हम एक्स्ट्रा बताने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज होमनी। ये जो वर्ड्स होते हैं वो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों भी सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे कि सूट एंड सूट। हम थोड़े से पॉइंट्स को यहाँ पर जस्ट मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले करके थोड़ा सा मैं इसको स्किप करूँगा, बिकॉज ये पैराफ्रेजिंग यानी कि हम जब अपने आइडियाज़ को, जैसे कि एसे राइटिंग में हम जब अपने आइडियाज़ को लिखते हैं तो पैराग्राफ हम कब बनाते हैं? जब अलग अलग सेट ऑफ आइडियाज़ को हम डिस्प्ले करते हैं। सो जब बच्चा
उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पर वो समझ सके कि वो आप किसी और तरीके से या किसी और चीज़ के बारे में बात करने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करने वाला है, तो उसका पैराग्राफिंग करता है। नोट टेकिंग, अगेन नोट टेकिंग क्या होता है कि जब कोई लेक्चर चल रहा होता है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनकी स्क्रीनशॉट लेना या उस बात को नोट डाउन करके रखना, वो होता है नोट टेकिंग, यानी कि जस्ट नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टिप्स फॉर नोट टेकिंग, तो नोट टेकिंग के लिए कुछ अच्छे टिप्स क्या होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बातों को ही लिखें, जो इंपॉर्टेंट क्लूज़ है उसको ही लिखें। नोट टेकिंग के टाइम पे हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है क्योंकि लेक्चर कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो हम उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस का यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का और एब्रिविएशंस का यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रामेटिकली चीज़ों को फॉलो करें, हम एक फ़्लो चार्ट बना कर भी, एक डायग्राम बना कर के भी नोट को नोट डाउन कर सकते हैं। अब नोट मेकिंग का एक प्रोसेस क्या है, तो नोट मेकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप जितना कुछ सुन रहे हो वो सारा कुछ आप लिखो, बट जो भी इम्पोर्टेंट आपने सुना है उसको लिखो। इससे क्या होता है कि जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट बातें याद आएंगी, जब उस कंटेंट को पढ़ोगे तो उससे आप कनेक्ट होंगे और आपके जो भी आइडियाज़ आपको उससे मिला था वो वापस से सिंथेसाइज होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लास students learn grammatical rules and they apply those rules by translating between the target language and the native language. So ये एक मेथड होता है जिससे कि हम बच्चों को इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल सिखाते हैं और फिर बच्चा उसको ट्रांसलेट करके अपने टारगेट या नेटिव लैंग्वेज में अप्लाई करता है। जैसा कि अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्कूलिंग वो हिंदी मीडियम से हुई है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब इंग्लिश में भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को, ग्रामर को पढ़ते हैं तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि अरे ऐसा ग्रामर का रूल तो हिंदी में भी है और वो ग्रामर का रूल क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका फंक्शनैलिटी है, वो हम कॉमन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें मदर टंग की ज़रूरत होती है और साथ साथ डिडक्टिव मेथड भी फॉलो होता है। सो इन दिस वीडियो विल स्टॉप ओवर हियर, विल कंटिन्यू rest of the points in the next video. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.